में बाज़ औक़ात नौउम्र तलबा और तालिबात कैसे कैसे चक्करों में फंस जाते हैं, मगर हैरत और अफसोस उन लोगों पर है जो अपने मुस्तक़बिल के मेमारों के साथ ऐसे घनाओं में खेल खेलते हैं। खुदा सबको अक्ल दे। वालिदैन पर भी ऐसे मामलात में बहुत जिम्मेदारी आयद होती है। हम सभी अगर इन चीज़ों से सबक हासिल करें तो मुआशरा बेहतर हो सकता है। आज की कहानी का उन्वान है तारीक राही। मैडम शाहीन बड़े जोरों शोर से शाही मिस्र के हुक्मरानी पर तनकीदी लेक्चर दे रही थी। मैं और आफरीन भी पूरी तवज्जो से उनका लेक्चर सुन रहे थे, लेकिन बज़ाहिर हमारा ध्यान तो एक दूसरे की तरफ था। पीरियड खत्म होने में अभी 5 मिनट बाकी थे, लेकिन मेरा दिल चाह रहा था कि उड़कर कॉलेज कैंटीन पहुंच जाऊं और पेट में नाचते हुए चूहों को सुला सकूं। मैडम शाहीन का पीरियड सुकून से गुजारना कम से कम मेरे लिए तो इंतहाई मुश्किल होता जा रहा था। गो मैडम बहुत अच्छा पढ़ाती थी, मगर एक तो मेरा हिस्ट्री की तरफ रुझान कम था, दूसरी ये कि इस पीरियड के फौरन बाद ब्रेक हो जाता था और जो कि मैं सुबह बगैर नाश्ते किए कॉलेज आ जाती थी, इसलिए और भी मेरे लिए ये पीरियड इत्मीनान से गुजारना मुश्किल हो जाता था। वैसे भी मुझे कॉलेज में 2 चीज़ों में सबसे ज़्यादा रग़बत थी, एक मेरी दोस्त आफरीन और दूसरी कॉलेज कैंटीन की वही दही भल्ले की चाट। खुदा करके पीरियड खत्म हुआ और हम भागकर कैंटीन पहुंच गए। जूनियर को 2 प्लेट दही भल्ले लाने को कहा और जनाब कैंटीन के सामने दरख्तों के साए तले पड़ी कुर्सियों पर बैठ गए। उफ, कितनी गर्मी और शाही मिस्र की हिस्ट्री। मेरे तो दिमाग में दर्द शुरू हो जाता है। दिमाग कहाँ से दर्द करेगा मेरी बहन, मोहतरमा के पास तो ये फालतू चीज है ही नहीं। आफरीन का सुर्ख चेहरा मसनूई गुस्से से मजीद सुर्ख हो गया। ठीक कहती हो यार, नहीं है मेरे पास दिमाग, इसलिए तो मैं एक से एक अच्छी लड़की को छोड़कर तुम जैसी लड़की के साथ बैठी हुई हूँ। अरे जाने दो यार, बस रहने भी दो, इससे पहले कि वो पैर पटकती हुई उठ जाए। जूनियर चाट की 2 प्लेटें मैं कोल्ड ड्रिंक ले आया और यूं एक प्लेट मजेदार चाट और ठंडा मशरूब अलग से उतारते ही हमारे सबके मूड जो थे वो फ्रेश हो गए।
चाट खाने के बाद मैंने अपनी दोस्त से कहा, यार आफरीन, आज की चाट माजी के मुकाबले में कुछ मुनफरिद सी ना थी। हाँ, लगा तो मुझे भी कुछ ऐसा ही, मगर जायके में भी पहले से बढ़कर थी। हमने सबने तायद की और फिर उठकर बिल अदा करके भाई आगा के पास चले गए। भाई आगा हमारे कॉलेज कैंटीन के नए ठेकेदार थे, क्योंकि साल हर साल से कैंटीन चलाने वाले गुल बाबा अपनी बढ़ती हुई उम्र के बायस ये काम छोड़कर अपने आबाई इलाके में वापस चले गए थे। कॉलेज प्रिंसिपल ने कहा था कि वो भी चाहे तो हाथ बटाने के लिए अपने किसी बेटे को कैंटीन में साथ रख ले, मगर गुल बाबा का मौक़िफ़ था कि वो अपने किसी जवान बेटे को लड़कियों के इस कॉलेज में कैंटीन का करता धरता बनाने को बिल्कुल तैयार नहीं। वो नहीं चाहते थे कि उनकी जात पर कोई हरफ आए। इस बात से गुल बाबा की इज्जत और तौक़ीर में मजीद इजाफा हो गया। चुनांचे गुल बाबा की रवानगी से पहले एक अलविदाई तकरीब मुनक़िद की गई और तालिबात और स्टाफ ने उनको ताइफ और फूलों से पजीराई की। उनके जाने के बाद खूब छान फटक करके भाई आगा इस कैंटीन के करता धरता बन गए। सबसे पहले तो उन्होंने आते ही प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स के लिए एक वक्त का खाना और उनके चंद मेहमानों के लिए कोल्ड ड्रिंक्स रोजाना मुफ्त फराहम करने का ऐलान कर दिया। दीगर स्टाफ से भी खाने पीने बहुत ही कम कीमत पर वसूल की जाती थी। तलबात को भी अपने खाने पीने की चीजें पहले की निस्बत कदरे कम कीमत में फराहम की जाने लगी। नतीजतन कैंटीन पर रश बढ़ता गया और भाई आगा की मिली जुली तारीफों का सिलसिला भी शुरू हो गया। आज चाट आप लोगों को कैसी लगी? भाई आगा ने मुस्कुराते हुए पूछा जब हम पैसा देकर उनके पास गए। हम तो खुद कहने वाले थे कि आज चाट पहले से बहुत ज्यादा अच्छी थी। आइंदा भी ये हमेशा अच्छी बल्कि बहुत अच्छी हुआ करेगी, मगर सिर्फ आप दोनों के लिए, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि आप हमारी न सिर्फ सबसे बाकायदा ग्राहक हैं, बल्कि आप कभी उधार भी नहीं करती। इसके साथ साथ मैंने ये भी फैसला किया कि कल से आप लोगों से इसकी कीमत भी कम वसूल की जाएगी। ओह शुक्रिया भाई आगा, लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रहे कि ये रियायत सिर्फ मुस्तकिल ग्राहकों के लिए है और दूसरों को रियायती कीमत बताकर हमारे मुनाफे और ग्राहकों में कमी मत कीजिएगा। ठीक है भाई आगा, हम ख्याल रखेंगे। और इसके बाद हम वापस क्लासरूम की तरफ चल पड़े और हम वापसी पर भाई आगा के खुलूस पर ही तबसरा करते रहे। उस वक्त शायद खुशी से या फिर भाई आगा के चेहरे से टपकते खुलूस से मैं अंदाजा कर ही ना सके। आजकल के दौर में कोई किसी पर खामखा मेहरबान नहीं होता, बेशक वो कितना ही करीबी और कितना ही हमदर्द क्यों ना हो। ये अक्ता तो 15-20 रोज बाद जाकर खुला कि इन नवाज़िशात का असल मकसद क्या था। एक दिन तीसरे पीरियड में ही चाट खाने को इतना शिद्दत से दिल चाहा कि मैं वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर सीधी कैंटीन पहुंच गई और भाई आगा से चाट तलब की। अभी तो वो तैयार नहीं हुई शर्मीन, वो ज़ेरे लिप मुस्कुरा रहे थे। भाई आगा, ईमान से बहुत तलब हो रही है, लगता है मुझे आपकी चाट का नशा हो गया है, बस जैसे बनती है जल्दी जल्दी बना दें। मैंने हंसते हुए बेचैनी से कहा, अच्छा भाई अच्छा। उसने गहरी नजरों से मुझे देखा और फिर जूनियर की तरफ मुतवज्जो हुई। जल्दी से एक ब्रेड मिक्स करके लाओ। और फिर दोबारा मेरी तरफ मुतवज्जो होकर मुझे कैंटीन के अंदर बैठने को कहा। थोड़ी देर बाद जूनियर चाट की प्लेट लेकर आ गया। भाई आगा ने एक नमकदानी से थोड़ा सा नमक उसके ऊपर छिड़ककर प्लेट में मेरे हवाले कर दी, जो मैं नदीदों की तरह चंद लम्हों में चट कर गई। शुक्रिया भाई आगा, मैंने तशक्कुर भरे लहजे में कहा और पर्स से रकम निकालकर भाई आगा के हवाले करने लगी तो उन्होंने के अल्फाज ने मुझे हैरान कर दिया। शर्मीन, आज चाट की कीमत दुगनी हो गई है। मगर क्यों? आप तो हमें चाट रियायती कीमत पर देते रहे हैं और आज आप असल कीमत से भी दुगनी कीमत मांग रहे हैं। तुम्हारी मर्जी बीबी, लेकिन बात उसूल की है, क्योंकि आज तुम्हें चाट इमरजेंसी में बना कर दी गई है। अगर ये बात उसूल के खिलाफ लगे तो कल से बेशक मत आना। भाईजान का लहजा गैर यकीनी तौर पर बहुत रूखा था। मजीद ये कि कीमत तो अब इसकी भी दिन ब दिन ज्यादा ही होती जाएगी, इसलिए अपनी जरूरत और जेब देकर कैंटीन का रुख किया करना। भाई आगा ने मजीद तंज़ लहजे में कहा, तो मैं जो पहले ही पेचोताब खा रही थी गुस्से से पल खाकर रह गई और रकम काउंटर पर रखकर वापस आ गई। क्लासरूम पहुंचते तक मारे इश्तियाल के मैं कांप रही थी। रकम से ज्यादा भाई आगा का रवैया मेरे लिए तौहीन आमेज था। आफरीन ने फौरन भांप लिया, मेरा मूड सब खराब है। ब्रेक में उसने मुझे पकड़ लिया, कहने लगी, क्या हुआ भाई? मैंने उसे सारी बात बता दी। उसे भी गुस्सा आया। फिर हम दोनों ने मुश्तरका तौर पर फैसला किया कि कल से कैंटीन जाना बंद और हो सका तो इस बात की शिकायत प्रिंसिपल साहिबा से भी करेंगे। आफरीन इस फैसले पर पहुंचते ही बहुत पुरसुकून हो गई थी। दरअसल आफरीन मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखती थी और रोजाना कैंटीन जाने के चोंचले बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो अक्सर 3-4 दिन के वक्फों के बाद कैंटीन आया करती थी। बारहा मैंने उससे इसरार किया कि कैंटीन का बिल मैं अदा किया करूंगी, मगर उसकी खुददार तबीयत ने ये कभी गवारा न किया। अलबत्ता वो बड़ी खूबसूरती से ये बहाना बना दिया करती थी कि किसी भी चीज को अपनी आदत नहीं बनाना चाहिए।
अब फैसला तो मैंने कर लिया था, मगर चूं चूं दूसरा दिन गुजरता गया मेरी तबीयत में कसरमंदी, बेचैनी और थकावट बढ़ती गई। दिन गुजारना तो भर होता जा रहा था, मगर मैं अपनी जिद पर कायम रही। आफरीन भी कॉलेज नहीं आई थी, वरना उससे बातें करके दिल को बहला लेती और मजीद मुश्किल। Ay, Hamid, thank you. Shukran. انت ما يجي ها لا ما يجي. زين روح داخل وبعدين سوي قولي له سوي تليفون حميد ينتهي تحت خلاص روح بيت حميد زين